तो चलिए बच्चों फटाफट से रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। और बच्चों ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। 5 to 7 मार्क्स की इसकी वेटेज है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। प्लानिंग प्लानिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? डिसाइड करना एडवांस में क्या करना है, कैसे करना है और कौन उस काम को करेगा। और ध्यान रखना प्लानिंग किस चीज़ के गैप का पुल बनाता है या ब्रिज करता है गैप को, जहाँ पर हम हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो प्लानिंग हमको उस रास्ते पर ले जाता है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि क्या काम हमको करना है। फिर बच्चों हम क्या करते हैं? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। यहाँ पर जो मेन कीवर्ड है बच्चों वो क्या है? अजम्पशन। क्योंकि फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। तो मैनेजर को क्या लेने पड़ते हैं? अजम्पशन लेनी पड़ती है कि फ्यूचर में ये होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे। होता क्या है पता नहीं। चलो इसके बाद बच्चों आता हमारा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब वो काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो हर एक तरीके को आप फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट क्यों करते हैं? जिससे आप उसको क्या कर सकते हैं? इवेल्युएट कर पाएँ। और ध्यान इवेल्युएट करने के लिए हर एक चीज़ के पॉजिटिव और उसके नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट को देखते हैं कि इससे करने के फायदे क्या होंगे, इससे करने को नुकसान क्या होंगे। तो जो भी मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा और लीस्ट कॉस्टेबल होगा उसको हम चुनेंगे। मतलब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, कम से कम नुकसान हो, उसी चीज़ को हम क्या करते हैं? फाइनल करते हैं। फिर क्या आता है हमारा बच्चों? क्या? सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव का मतलब ही जो मैंने आपको बताया था, मोस्ट फिजिबल, मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब जरा समझो। आइडेंटिफाइंग में ढूंढो, इवेल्युएशन में ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कंपेयर करो, और सेलेक्ट किसको करोगे? जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और लीस्ट कौन नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट करने पे यहाँ पर क्या हो रहा है? आप कर रहे हो डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, मतलब पुटिंग प्लान इनटू एक्शन। और लास्ट में फॉलो अप ले रहे हो। फॉलो अप क्या मतलब क्या है? कि आप ये चेक कर रहे हो कि काम अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग या टारगेट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या ये चीज़ क्लियर है? ओके। तो बच्चों ये थी हमारी छोटी सी प्रोसेस। अब बच्चों बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं फीचरों के बारे में और इंपॉर्टेंस के बारे में। बच्चों फीचर के बारे में आपको बताना होता है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंस बताता है क्या चीज़ करने में मदद करेगा। ध्यान रखना प्लानिंग के अंदर हम डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग हमको डिसीजन लेने में मदद करता है। ध्यान रखना एक फीचर है, एक इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रही चीज़? प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव पर फोकस करते हैं, प्लानिंग हमको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है। समझ में आ रही चीज़? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। फीचर इज दिस इज और दिस इज नॉट, और इंपॉर्टेंस बताता है इट विल हेल्प इन दिस, इट विल हेल्प इन दिस। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। अब बच्चों बात करते हैं प्लानिंग के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले प्लानिंग किस पर फोकस करता है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फोकस करता है। प्लान हम सारी एक्टिविटीज उसके अंदर लिख देते हैं कि क्या क्या होगा और उससे हम अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। दूसरा प्लानिंग क्या है बच्चों? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी का मतलब जैसे प्राइमरी क्लास होती है ना, स्टार्टिंग में प्लानिंग ही करनी पड़ती है, और जैसे ही हम प्लानिंग करते हैं तो सारे फंक्शंस हम उसी पर बेस्ड होते हैं। प्लानिंग होगी तो ये ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे, उस हिसाब से लोगों को हायर कर पाएंगे, उस हिसाब से लोगों को डायरेक्ट करेंगे, और उसी के हिसाब से बाद में क्या होगी? फिर कंट्रोलिंग करी जाएगी। आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर हो गया? वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सारे जो अदर मैनेजर फंक्शन है वो जो भी प्लान ड्रॉ किया है उस पर ही बेस्ड होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों प्लानिंग इज परवेसिव। इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग हर जगह हर डिपार्टमेंट में लगती है। ध्यान रखना ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ लेवल एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या लगती है बच्चों? प्लानिंग लगती है। इसके बाद आता है बच्चों प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग इज कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों अभी आप बिजनेस स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हो, उसके बाद आप अकाउंट्स के लिए प्लान करोगे, उसके बाद अपने करियर के लिए प्लान करोगे, तो प्लानिंग तो जिंदगी भर चलती रहेगी। मतलब प्लान एक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, जैसे वो टाइम पीरियड खत्म नया प्लान। समझ में आई चीज़? यही चीज़ तो दुनिया में चलती रहती है। इसके बाद बच्चों आता है हमारा प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग जो है हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। फ्यूचर में जो भी होगा उसको हम बेस्ट एडवांटेज लेके काम कर पाए। इसके बाद आता है बच्चों प्लानिंग में हम क्या लेते हैं? प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग के अंदर हम एक चीज़ को एग्जामिन करते हैं, हर एक चीज़ को इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? उस चीज़ को डिसीजन लेते हैं। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज का मतलब क्या है? इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बच्चों? अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूचर को सोच रहे हैं, इमेजिनेशन पे जा रहे हैं और जजमेंट ले रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। बच्चों यहां पर है एक्चुअल में क्या है आपका डिसीजन मेकिंग पॉइंट है ये वाला। जैसे लिखना ना प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, तो बच्चों दिस इज द स्टेप, सॉरी एक मिनट रुकना, हाँ
दिस इज द स्टेप प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर हमने डिसीजन लिया है कि कौन सा प्लान हम चूज करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन आ गया था, विच स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज एक्चुअली द डिसीजन मेकिंग स्टेप। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो बस आपको ये बताना है कि सर ये सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव वाला था। तो बच्चों यहाँ पर हमने कि प्रोसेस भी देख ली, यहाँ पर हमने फीचर भी देख ली। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्लानिंग जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले प्लानिंग हमको दिशा दिखाता है, डायरेक्शन देता है। मतलब ये पहले से हमको पता है क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो फिर हमको टेंशन नहीं लेनी पड़ती, हमको फिर उसी डायरेक्शन में चलना पड़ता है। दूसरा क्या है, प्लानिंग जो होता है अनसर्टेनिटी के रिस्क को क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब ये आप खुद समझो, हमने यहाँ पर अजम्पशंस वगैरह क्यों ली थी, इसलिए तो ली थी कि फ्यूचर में जो भी हो उसको हम टैकल कर सके। तो हम उसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उसको हैंडल करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं और अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो यहाँ पर वेस्टफुल एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पर है, ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पर होता है कि रिपीटेटिव टास्क होना, ओवरलैपिंग का मतलब होता है, और वेस्टफुल एक्टिविटीज का मतलब होता है जिसका कोई आउटपुट ना निकले। तो प्लानिंग करने से आप ना तो काम को रिपीट करते हो, ना ही आप फालतू काम या यूजलेस एक्टिविटी करते हो। तो इस तरीके से काम जो होता है आपका स्मूथली हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि क्या क्लैरिटी है, क्या काम होना है, कब काम होना है और कैसे काम होना है। ठीक है, तो यूजलेस एक्टिविटी या तो हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। इसके अलावा बच्चों प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। यहाँ पे जो की वर्ड है बच्चों है कॉन्क्रीट प्लान। मतलब ये कि प्लानिंग आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो जितने भी क्रिएटिव आइडियाज हैं वो आप लेकर आते हो, और जो हमको ठीक लगता है उसको हम कॉन्क्रीट प्लान मतलब एकदम पक्का प्लान बना लेते हैं। इसके अलावा बच्चों प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमको डिसीजन मेकिंग मदद करता है, क्योंकि प्लानिंग हम फ्यूचर कंडीशंस के लिए बनाते हैं, तो इससे हम क्या ले पाते हैं, रैशनल डिसीजन ले पाते हैं, मतलब सोच समझ कर डिसीजन ले पाते हैं। इसके बाद आता प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। इसका यहाँ पर मतलब क्या है, प्लानिंग में हम गोल सेट करते हैं और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, इसी के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। अब जैसे किसी बच्चे ने टारगेट लगाया सर मुझे 95 मार्क्स लेकर आने हैं, लेट्स सपोज प्री बोर्ड में लेकर आने, बोर्ड में लेकर आने हैं, और बाद में उसके आते हैं 80 मार्क्स या 70 मार्क्स, तो वो कहता है ना कि जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। फिर वो कॉपी वगैरह चेक करता है कि हाँ भाई देखो तो सही, काम गलती रह गई। तो आपने जो टारगेट सेट किया तभी तो कंट्रोल कर पाओगे। तो प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो बच्चों ये क्या था हमारा, ये था हमारे प्लानिंग की प्रोसेस, प्लानिंग के फीचर, प्लानिंग की लिमिटेशन। अब बच्चों सॉरी हमने क्या बात करी है, प्लानिंग फीचर और इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर ली ना। अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। प्लानिंग की कमियां क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। यहाँ पर मतलब ये है कि आपने एक बार अगर प्लान बना लिया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो बाद में उस प्लान को चेंज करना मुश्किल हो जाता है मैनेजर्स के लिए। दूसरा आता है बच्चों प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब बच्चों आपने प्लान बनाया था एक्स कंडीशन के लिए, कंडीशन आ गई वाई, तो बच्चों हो सकता है कि प्लानिंग जो है वो उसमें काम ना करें, क्योंकि प्लानिंग में आप हर एक चीज को थोड़ा ना प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। कभी किसी ने ये प्रिडिक्ट किया था कि बोर्ड के एग्जाम कैंसिल होंगे, कभी किसी को प्रिडिक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो प्लानिंग को आप हर चीज को क्या कर सकते हो बच्चों, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, द आंसर इज नो। तो ध्यान रखना प्लानिंग शायद काम ना करे। तीसरा आता है बच्चों प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। यहाँ पर मतलब ये होता है कि प्लानिंग जो करता है टॉप मैनेजमेंट काम करता है, और जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट या लोअर लेवल के लोग होते हैं, उनको प्लान से हटकर या डेविएट होकर काम करने की परमिशन नहीं होती। तो इस वजह से उनकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। मतलब यहाँ पर प्लानिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कॉस्ट कैसे हो सकती है, तो टाइम में होगी या फिर मनी में होगी। टाइम का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती है, जो कि अगला पॉइंट ये टाइम कंज्यूम प्रोसेस, या फिर आप एक्सपर्ट लोगों को लेकर आ रहे हो, तो मतलब यहाँ पे प्लानिंग करने में पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, मतलब क्यों कॉस्ट होती है, चाहे आप टाइम में लगाओ चाहे पैसे में लगाओ, और टाइम कंज्यूमिंग तो होती है, और टाइम कंज्यूमिंग इतनी होती है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम ही नहीं बचता। और लास्ट जो लिमिटेशन आती है बच्चों वो क्या है, हमारी प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। मतलब ये अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, अगर एक प्लान जो पहले काम कर गया वो जरूरी हमेशा काम करे, दिस इज नॉट पॉसिबल। वो यहाँ पे लिखी हुई, इट इज नॉट ट्रू दैट द प्लान दैट हैज वर्क बिफोर विल वर्क अगेन। तो ध्यान रखना हर एक चीज के लिए आपको करना पड़ता है। क्लियर हो गया। प्लान का मतलब ये नहीं अगर आपने प्लान बना लिया तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा या फिर आप बढ़िया तरीके से काम कर लोगे। ध्यान रखना प्लान कभी भी ऑर्गेनाइजेशन कब सक्सेसफुल होती है, जब आपने प्लान अच्छे से बनाए हो और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया हो, तभी सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले जो प्लान बना काम कर गया वो हमेशा ही काम करेगा, अनलेस यू इम्प्लीमेंट इट प्रॉपरली।
तो बच्चों ये हो गया हमारी प्लानिंग की लिमिटेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों एक क्विक रिवीजन है तो काफ़ी स्पीड में रहेगा क्योंकि आपका एग्जाम है, तो टाइम बचाना मेरा कर्तव्य है। अब बच्चों बात करते हैं टाइप ऑफ प्लान। बच्चों ये इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये इस बार वापस लौट कर आया है। द प्लान्स रिटर्न्स, मूवी होती है ना द खिलाड़ी रिटर्न्स, तो वैसे ही टॉपिक है प्लान्स रिटर्न्स। तो चलिए बच्चों इस पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों मेजरली हमारे प्लान होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं सिंगल यूज प्लान और एक होते हैं हमारे स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान किस चीज़ के लिए होते हैं, जरा मुझे एक बात बताओगे, सिंगल यूज किसके लिए होते हैं? जो आपके न्यू काम होते हैं, न्यू काम मतलब जो एक पर्टिकुलर काम के लिए आया, या फिर नॉन रेपिटेटिव मतलब एक स्पेशल टास्क है, इसके लिए हमको प्लान बनाना है। तो बच्चों वो तुम्हारे सिंगल यूज प्लान, और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आपकी स्कूल फेस्ट है, आपका स्कूल फेट है, जैसे आपका फेयरवेल पार्टी है, तो ये क्या एक सिंगल यूज प्लान है, एक बार होने वाला प्लान है, बार बार नहीं होगा। तो उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं, उसका बजट सेट होता है, उसके लिए हम प्रोजेक्ट वगैरह सेट करते हैं। फिर आता हमारे सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान कौन से होते हैं? जो रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। जैसे आपके स्कूल का टाइम टेबल, सारे पूरे साल वही टाइम टेबल चलता है, हर मतलब कभी कभी तो काफ़ी ईयर्स तक वो टाइम टेबल रिपीट हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है? स्टैंडिंग प्लान के अंदर आ जाती हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर एंड रूल्स, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? इसके अंदर आ जाती हैं। अब इन्होंने सिंगल यूज प्लान को, स्टैंडिंग प्लान के जो पार्ट्स हैं, इनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। जरा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? वो एंड्स या वो गोल्स जो मैनेजमेंट काम करके अचीव करना चाहता है। ये कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट ही बनाता है। हम लोग तो बनाएंगे नहीं, टॉप मैनेजमेंट बनाएगा। ये बताता है कि फ्यूचर में क्या हम अचीव करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हो कि 10% का आपको सेल इंक्रीज करना है, 20% का प्रॉफिट इंक्रीज करना है। तो बस ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर, कि आपका अल्टीमेटली करना क्या है फ्यूचर में। अच्छा बच्चों, इसके बाद आता है बच्चों स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? कंप्रिहेंसिव प्लान। कंप्रिहेंसिव प्लान का मतलब होता है हर एक चीज इसके अंदर मेंशन होगी। आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, काम को करने का कौन सा तरीका होने वाला है, और उस काम को करने के लिए कितनी रिसोर्सेज लगेंगी। तो ध्यान रखना है तीनों चीजें ही इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर आप फ्यूचर डिसीजन लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन बताता है, और ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि कितना लंबा वो आगे जाएगी। तो ध्यान रखना स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कंप्रिहेंसिव प्लान। क्या क्या डिटेल में होगा? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा क्या काम करोगे, क्या एक्शन लोगे, तीसरा में कितनी रिसोर्सेज लगेंगी। तीसरे नंबर पर हमारा जो प्लान आता हुआ था पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? जर्नल स्टेटमेंट है, जर्नल गाइडिंग थिंकिंग है। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये कि एग्जाम से पहले आपको कॉपी देनी चाहिए किसी को मदद के लिए। द आंसर इज नो, आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि आप प्राइवेट डेटा को बाहर शेयर नहीं करेंगे। जैसे होटल्स के अंदर होता है कि अगर आप रिसेप्शन पे जाकर आप उनकी पर्सनल डिटेल मांगते हैं तो वो नहीं होती हैं। तो ये क्या वहाँ की पॉलिसी है। जैसे वहाँ पे क्रेडिट है, आपको किसी को लोन देना है, किसी को उधार पे सामान देना है, क्या आप देंगे? द आंसर इज नो, उधार नहीं देंगे, यहाँ पे क्रेडिट नॉट अलाउड। तो बच्चों ये क्या पॉलिसी है जो बताते हैं कि आपको कैसे गाइड करता है, कैसे आपको थिंकिंग करनी है टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी। मतलब ये आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबल होना, और गाइड और पॉलिसी बोलती है कि आपको उधार नहीं देना। तो उधार नहीं देना इज अ गाइडिंग थिंकिंग, कि इस थिंकिंग की वजह से मैं अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर पाऊंगा और अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना पॉलिसी क्या? एक जनरल रिस्पॉन्स है किसी भी सिचुएशन का, किसी भी प्रॉब्लम का। क्या ये चीज क्लियर हो गया? और पॉलिसी के बाउंड्रीज के अंदर ही मैनेजर को क्या करना होता है? काम करना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो 10% का डिस्काउंट है, तो अब 10% के अंदर ही डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये आप पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको इससे ऊपर का देना है तो ये आपके पावर में नहीं है, तो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द पॉलिसी, कि आप इस पॉलिसी के बाहर नहीं जा सकते कि हम इतने सारे उधार नहीं देते। चलो, अब बच्चों प्रोसीजर और मेथड, इसमें थोड़ा सा बच्चों कंफ्यूजन होता है। बच्चों कोई भी काम करने के कुछ होते हैं स्टेप्स, तो स्टेप्स क्या होते हैं? हमारे प्रोसीजर, और उस स्टेप को करने का कोई पर्टिकुलर मेथड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेथड। समझ में आई चीज? यहाँ पर मैं फिर से एक बात बताता हूँ। जैसे प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे स्टाफिंग प्रोसेस है, आपको आने वाले चैप्टर में आप रिवाइज करोगे। सबसे पहले क्या होता है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर होता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट, फिर होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये है प्रोसीजर, ये है प्रोसेस जो हमको स्टेप्स लेने होते हैं। इसके बाद बच्चों क्या आता है? मेथड। आपको प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कैसे करनी है, आपको सिलेक्शन टेस्ट कैसे लेने हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कैसे लेना है, ये बताता है मेथड।
क्या ये चीज क्लियर हो गया? प्रोसीजर इज द स्टेप्स दैट टू बी टेकन आउट, एग्जैक्ट मैनर बताता है कि क्या क्या स्टेप्स हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, वो भी सीक्वेंस में होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। और मेथड क्या बताता है कि जो भी आपका टास्क है, जो भी वो आपका स्टेप है, स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर है, उसको कैसे परफॉर्म करना है, उसमें कैसे एफिशिएंसी लेकर आनी है, उसमें कैसे पैसे बचाने, वो मेथड स्टडी हमको बताता है। मेथड स्टडी बच्चों हमने ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ रखा है और ये हम प्लानिंग के अंदर भी पढ़ रहे हैं। आई होप आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो रही होगी। चलो बच्चों अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, रूल्स के बारे में बात करते हैं। रूल्स क्या एक स्टेटमेंट है बच्चों, क्या आंसर स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो हमको बताते हैं क्या होना चाहिए। आपको हेलमेट लगाने पड़ेंगे वरना फाइन लगेगा। समझ में आई चीज? आपको 10 बजे ऑफिस में आना पड़ेगा, इसके बाद आओगे तो लेट हो जाओगे। तो ये क्या होते हैं बच्चों, रूल्स होते हैं। और रूल्स ध्यान रखना कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होते हैं, ये सबके लिए क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और ये अपनी मन मर्जी के हिसाब से नहीं होते, डिस्क्रिप्शन नहीं होता कि मन मर्जी से काम कर रहा है, दे हैड टू बी फॉलोड। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं करते हैं, भले अगर आप रूल ही बदल दो, आप पॉलिसी बदल दो, काम करने का तरीका ही बदल दो। अगर पॉलिसी बदल रही है तो रूल बदल सकता है, अगर पॉलिसी सेम है तो वही रूल रहेगा। अगर आपको 10% का डिस्काउंट देना है तो 10% का डिस्काउंट ही होगा। अगर आपको सेफ्टी मेजर यूज कर रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद बच्चों लास्ट 2 टॉपिक आते हैं हमारे, एक होता है बजट और एक होता है हमारा प्रोग्राम। बजट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, स्टेटमेंट होता है जो बताता है न्यूमेरिकल टर्म्स में कि क्या हम काम करने वाले हैं फ्यूचर पीरियड में। ये सेल्स बजट हो सकता है, कितना बेचने वाले हैं, कैश बजट हो सकता है, कितना कैश हमारे पास होगा, कितना कैश नहीं होगा। इसके अलावा ये हमको प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों करने में मदद करता है। और लास्ट आता है बच्चों प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है सब कुछ, सारे प्लान्स को जोड़ दो तो प्रोग्राम बन जाता है। प्रोग्राम मींस ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज, जो सब चीजें चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए। ये डिटेल में बताता है, छोटी से छोटी डिटेल बताता है कि कैसे किस तरीके को काम करना है। क्लियर हो गया? ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल में बता देता है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 आपका प्लानिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिटेल में। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। टिल देन बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।